हेलो एवरीवन, हम करें 11th क्लास का मैथमेटिक्स और 2 एक्सरसाइज हम इसकी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। इसके अंदर हम पढ़ेंगे फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन ही पढ़ते हैं किसकी, फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन एक रिलेशन ही होता है, क्या होता है, एक रिलेशन ही होता है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन के साथ। जैसे हमने रिलेशन में क्या पढ़ा था, ऐसे दो सेट थे, जैसे सेट ए एंड सेट बी, उसको क्या लिखते थे, ए रिलेशन बी, ऐसे डिनोट करते थे उसको। जैसे इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे हमने मैपिंग की थी, ठीक है, ऐसे हमने मैपिंग की थी। इसके अंदर क्या था, हम ऐसे भी मैपिंग कर सकते हैं, ये भी एक रिलेशन था, और अगर ऐसी मैपिंग है ये भी एक रिलेशन है। इसके अंदर एक कंडीशन और ऐड हो जाती है, वो क्या हो जाती है, जो सेट फर्स्ट सेट है, जो हमारा फर्स्ट सेट है, उसके अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी जो सेकंड सेट है उसके साथ मैपिंग ना हो। मतलब ये एक रिलेशन है, ये एक फंक्शन नहीं है, ये एक फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस रिलेशन के अंदर एक 3 ऐसा एलिमेंट बच गया जिसकी सेट बी के साथ मैपिंग नहीं है। अगर मैं इस 3 की ऐसे मैपिंग करती हूँ 6 के साथ, तो ये एक रिलेशन भी है और साथ में क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया, ठीक है। और इसकी एक दूसरी कंडीशन क्या है, जो इस साइड वाले एलिमेंट हैं, जो सेट ए के एलिमेंट हैं, जिसकी हम रिलेशन निकाल रहे हैं दूसरे सेट के साथ, एक की इधर वाले के साथ कोई भी 2 के साथ मैपिंग नहीं होगी, एक की एक के साथ ही मैपिंग होगी, ठीक है। ना तो इधर वाला कोई खाली बचना चाहिए और इधर वाले के साथ इसकी एक ही मैपिंग होगी। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 की एक ही मैपिंग होगी, जैसे 1 की 4 के साथ होगी तो 1 की 5 के साथ नहीं हो सकती, 1 की 6 के साथ भी नहीं हो सकती। ऐसे ही 2 की 5 के साथ होगी तो 2 की 4 के साथ भी नहीं होगी, 2 की 6 के साथ भी नहीं होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैं बना रही हूँ ऐसे 1 2 3 एंड 4, ये सेट ए और बी ले लिए। अब ये जैसे 1 की 3 के साथ है, 2 की भी 3 के साथ है, ये रिलेशन भी है और ये रिलेशन क्या है, एक फंक्शन भी है। क्यों है, कंडीशन क्या थी, इधर वाले सेट का कोई भी एलिमेंट बिना मैपिंग के नहीं रहना चाहिए। कंडीशन सेटिस्फाइड है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट की भी मैपिंग हो रही है, सेकंड की भी मैपिंग हो रही है, ठीक है। और क्या कंडीशन थी, इधर वाले एलिमेंट की इधर वाले एलिमेंट के साथ एक ही मैपिंग होगी। ऐसे जैसे 1 की इधर मैं यहाँ पे 5 के साथ कर दूं तो ये रिलेशन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 1 की यहाँ पे 2 मैपिंग होगी, ठीक है। एक की एक के साथ ही मैपिंग होगी, इधर वाले 2 की इधर वाले 1 के साथ मैपिंग हो सकती है, इधर वाले 1 की इस साइड वाले 2 के साथ मैपिंग नहीं होगी। तो ये भी मेरा क्या है, फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर रही हूँ 1 2 3 4, 1 की 3 के साथ, 1 की 4 के साथ, 2 की 4 के साथ, ये मेरा फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 की यहाँ पे 2 मैपिंग है, जो कि कंडीशन के अंदर गिवन नहीं है। क्या है कंडीशन के अंदर गिवन, जो इस साइड वाले सेट के एलिमेंट हैं उनकी जो सेकंड सेट है इसके एलिमेंट के साथ एक के साथ ही मैपिंग हो सकती है, उसी एलिमेंट के साथ जो सेकंड सेट का जो एलिमेंट है उसी के साथ इधर वाले सेट की दूसरे की भी मैपिंग हो सकती है, लेकिन एक की एक के साथ ही होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ओके। और एक बात, जैसे हम रिलेशन को हम कैसे लिखते थे, जैसे ए रिलेशन बी ऐसे लिखते थे, तो फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, फंक्शन जैसे एक्स रिलेशन वाई, कि एक्स का वाई के साथ फंक्शन क्या है, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन था तो हम ऐसे लिख रहे थे, फंक्शन है तो हम ऐसे लिखेंगे, इस सिंबल से हम इसको डिनोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर मैं एक फंक्शन लेती हूँ x का, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है,
y के इक्वल होता है। जो भी हम x की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे और जो आउटपुट आएगी वो क्या होगी हमारी y। अगर वो आउटपुट हमारी x के इक्वल ही आती है, जो भी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इधर भी हमारी वैल्यू वही निकल के आती है, तो वो फंक्शन हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होगा। जैसे मान लो मैं f(1) निकालूं तो मेरा 1 आए, f(2) निकालूं तो मेरा 2 आए, f(-1) निकालूं तो मेरा -1 आए। ठीक है, इस वाले जो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसे जैसे यहाँ पे ओरिजिन होता है, ये x एक्सिस और x डैश y एंड y डैश एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे अगर मैं f(x) की वैल्यू 1 रखती हूँ, x की वैल्यू 1 रखी मैंने यहाँ पे, मान लो ये 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे -1 -2 -3, ऐसे 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4 ऐसे। ओके, अगर मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ, x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो मेरी y की वैल्यू क्या निकल के आती है, 1 ही आती है। f(1) किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ठीक है, ये भी 1 है तो मेरी वैल्यू 1 आई, 2 है तो मेरी वैल्यू 2 आई, 3 है तो मेरी वैल्यू 3 आई। ठीक है, और यहाँ पे इधर साइड -1 है तो -1 आई, -2 है तो -2 आएगी, -3 है तो -3 आएगी। ऐसे अगर मैं इसको मिलाती हूँ तो क्या ये एक मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, और इक्वल एंगल बनाएगी वो x एक्सिस के साथ भी और y एक्सिस के साथ भी। ठीक है, और वो एंगल कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। ये थी हमारे आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन। ओके ओके, सेकंड है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन, जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया रियल नंबर का, रियल नंबर के साथ। ठीक है, अब ये क्या मान लिया मैंने, y फंक्शन है f(x), और ये फंक्शन कैसा है, जो ये f(x) की वैल्यू है ये एक फिक्स वैल्यू है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, c क्या है यहाँ पे, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब एक फिक्स रियल वैल्यू। ठीक है, c किसको बिलोंग कर रहा है, c x को हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वैल्यू क्या आएगी हमारी, आउटपुट एक फिक्स वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे मैं f(1) निकालूं तब भी मेरा c आए, f(2) निकालूं तब भी मेरा c आए, f(3) निकालूं तब भी मेरा c आए। यहाँ पे c क्या है, एक फिक्स वैल्यू है, ये 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ बनाती हूँ तो कैसा बनेगा, ऐसे। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ तब भी y की वैल्यू लेट से c = 2। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 1 लेती हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू 1 2 y एक्सिस x एक्सिस एंड y डैश x डैश। 1 लेती हूँ तब भी मेरा 2 आता है, x की वैल्यू मैं 2 लेती हूँ तब भी मेरा 2 आता है, x की वैल्यू मैं 3 लेती हूँ तब भी मेरा 2 आता है, x की वैल्यू मैं -1 लेती हूँ तब भी मेरा 2 आता है, y की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू आ रही है बार बार। अगर मैं इसको मिलाती हूँ तो क्या आएगा, ऐसा ही ग्राफ बन के आएगा। ठीक है, ये कैसा ग्राफ होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू द x एक्सिस। ठीक है, इसकी देखो अगर यहाँ पे मैं डोमेन लिखती हूँ, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होती है, जो मैं x की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, डोमेन क्या होगी इसकी, रियल नंबर होगी डोमेन। और रेंज क्या होगी इसकी, रेंज जो हमारी आउटपुट आती है, x की वैल्यू मैं कुछ भी रखूँ आउटपुट मेरी फिक्स आ रही है, तो रेंज क्या हो जाएगी, c क्या है, कोई भी एक फिक्स कांस्टेंट है। ठीक है, ये था हमारा कांस्टेंट फंक्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, मान लीजिए एक फंक्शन है कोई भी रियल नंबर का, रियल नंबर के साथ, और वो फंक्शन किस टाइप का, y = f(x), और ये मान लिया a0 + a1x + a2x² एंड सो ऑन
an इस टाइप का कोई फंक्शन है जहाँ पे n क्या है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। लेकिन और x की मतलब x किस में होना चाहिए, पावर में, डिग्री में, ठीक है। लेकिन कैसी नहीं होनी चाहिए, वो रेशनल नहीं होनी चाहिए। जैसे x की पावर है ना, वो इंटीजर होगी, रेशनल या इरेशनल नहीं होगी। जैसे 2 हो सकती है, x की पावर 2 हो सकती है, लेकिन x की पावर 2/3 नहीं हो सकती, ठीक है। इस टाइप का अगर कोई भी फंक्शन है, वो हमारा कैसा फंक्शन होगा, कैसा होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे हम x की वैल्यू जो भी पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आएगी, y की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। लेट्स से f ऑफ x क्या आ गया, f ऑफ x x की 4 माइनस x की 3 प्लस 2x माइनस 4, इस टाइप का कोई फंक्शन है तो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, रेशनल फंक्शन। मान लो f ऑफ x और g ऑफ x, हमारे पास तो ये फंक्शन है, इनको मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ, f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x। ये मैंने एक फंक्शन बना लिया इन दोनों को मिला के, मान लो, ठीक है। तो जो इस टाइप का हमारे पास एक फंक्शन होता है कोई भी, तो वो कैसा होता है, रेशनल फंक्शन। रेशनल का फंक्शन का हमें पहले ही पता है क्या होता है, p बाई क्यू की फॉर्म में होता है। जो भी कोई रेशनल वैल्यू होती है तो ऐसे p बाई क्यू की फॉर्म में ये हमारा फंक्शन हो गया। बट द कंडीशन इज व्हाट, g ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर g ऑफ x 0 हो जाएगा तो क्या आएगा, f ऑफ x डिवाइड बाई 0। कौन सी फॉर्म है ये, इनडेटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमारा g ऑफ x 0 के इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम कैसे देखते हैं, जैसे जैसे g ऑफ x 0 के इक्वल होगा, g ऑफ x मान लो 0 के इक्वल होता जाएगा, तो ये फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या आएगी, g ऑफ x, मान लो ये g ऑफ x है इधर वाली लाइन, ठीक है। अगर ये 0 के बिल्कुल पास आएगा तो y की वैल्यू मेरी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। अगर ये इन्फिनिटी होता जाएगा तो किसी के भी डिवाइड में अगर इन्फिनिटी है तो फंक्शन क्या आएगा हमारा, 0। किसी भी फंक्शन के डिवाइड में अगर इन्फिनिटी है तो क्या आ जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा। जैसे जैसे gx की वैल्यू बढ़ती जाएगी फंक्शन हमारा किसको अप्रोच करेगा, 0 को। ऐसे ही अगर g ऑफ x की वैल्यू मैं माइनस की तरफ से लेके जाती हूँ, ऐसे ये x एक्सिस y एक्सिस, माइनस की तरफ से मैं किसके पास आ रही हूँ, यहाँ पे 0 के पास आ रही हूँ, तो ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे जैसे जैसे 0 को अप्रोच करेगा तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे ये इन्फिनिटी की माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो ये कहाँ के जाएगा, 0 के पास जाएगा, ठीक है। ये हमारे फंक्शन का ग्राफ है, ओके। नेक्स्ट है हमारा मॉडुलस फंक्शन। मान लिया एक फंक्शन है रियल नंबर का, रियल नंबर के साथ क्या है वो फंक्शन, f ऑफ x मान लिया हमने मोड ऑफ x के इक्वल, ठीक है। तो इस फंक्शन को अगर हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसे x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू x के इक्वल आएगी। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो एक एक्स्ट्रा वाला माइनस यहाँ पे लग जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस x आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम रख के देखते हैं। मान लिया x की वैल्यू, लेट्स से x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है तो ग्रेटर देन 0, तो हम क्या है यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। अगर x की वैल्यू -2 है, x इक्वल टू -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू लेस देन 0 है क्योंकि -2 0 से छोटा होता है, एक एक्स्ट्रा का माइनस आएगा और x की जगह पे हम x की वैल्यू रखेंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ x, दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस अलग से इस वाले फंक्शन का नाम का माइनस, और x की वैल्यू क्या है -2, तब भी मेरा क्या है 2 आया। इसीलिए हम बोलते हैं जो मॉडुलस होता है फंक्शन का वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि लेस देन 0 वाली वैल्यू के लिए एक एक्स्ट्रा का माइनस ये अपने आप से ऐड करता है, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर भी क्या वैल्यू है मेरी
2 आई, और -2 के ऊपर भी क्या वैल्यू आई, 2 आई। देखो यहाँ पे माइनस नहीं है, ये y ऊपर पॉजिटिव होता है, ये x एक्सिस है, ये y डैश एंड x डैश। अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 ली है तो यहाँ पे 3 आएगा, -3 ली है तो -3 आएगा। अगर इसको मैं मिलाती हूँ, 0 है तो 0 ही है, x की वैल्यू अगर 0 है तो 0 ही आएगी। अगर मैं इसको मिलाती हूँ तो मेरा फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, ये था हमारा मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा सिग्नम फंक्शन। देखो सिग्नम फंक्शन, लेट्स से फंक्शन है हमारा रियल नंबर का रियल नंबर के साथ। ठीक है, और ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल, ये क्या फंक्शन होगा, इसकी वैल्यू आएगी 1 अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 0 अगर x इक्वल टू 0 है। इस फंक्शन की वैल्यू आएगी -1 अगर x इक्वल टू लेस देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 पे 1 वैल्यू आएगी हमेशा, इक्वल टू 0 पे 0 वैल्यू आएगी फंक्शन की, और लेस देन 0 पे -1 आएगी। ठीक है, अगर इसका यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 0 पे 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 1 पे मान लिया, 1 पे क्या आई, यहाँ पे मान लो 1 है, 1। ठीक है, 2 पे भी क्या आएगी 1, 3 पे भी क्या आएगी 1, ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन x की वैल्यू कुछ भी रख ले, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख ले, वैल्यू क्या आएगी y की 1 आएगी। तो यहाँ से तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा एक ग्राफ। ठीक है, 0 से जस्ट 0.1 पे भी वैल्यू 1 ही है, तो ऐसे यहाँ से का 1 के ऊपर हमने ये ओपन सर्कल लगाया है। कैसा सर्कल लगाया है, ओपन सर्कल लगाया है। क्यों, क्योंकि 0 के साथ इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है, इक्वल टू के लिए 0 है, तो 0 पे हमने ऐसे डार्क वाला सर्कल लगाया। ठीक है, लेस देन 0, x की वैल्यू मैं -1 लेती हूँ तो मेरी क्या वैल्यू आती है y की -1। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आती है। x की वैल्यू मैं -2 लेती हूँ तब भी y की वैल्यू -1 आती है, तो यहाँ पे इधर साइड ये ऐसे जाएगा। लेकिन 0 से जस्ट लेफ्ट साइड, ठीक है, -1 और 0 के बीच में ठीक ही इस पॉइंट के ऊपर भी वैल्यू क्या है मेरी -1 है, तो यहाँ से ऐसे गया और यहाँ पे मैंने -1 के ऊपर y की वैल्यू के ऊपर ओपन सर्कल लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, ये ग्राफ हमारा कौन सा है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है, और ये इसकी वैल्यू है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी रियल नंबर, हम कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। और रेंज क्या होगी इसकी, रेंज होगी इसकी 1 0 एंड -1, क्योंकि हम कुछ भी वैल्यू अगर x की रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ 1 या 0 या फिर -1। नेक्स्ट क्या है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, मान लो एक फंक्शन है हमारा रियल नंबर के साथ फंक्शन से f ऑफ x इक्वल टू, इसको लिखते हैं हम ऐसे, इस वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और x किसको बिलोंग कर रहा है, हमारा रियल नंबर को। ठीक है, ये क्या वैल्यू आ गई हमारी y की लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेट्स से यहाँ पे x की वैल्यू लेती हूँ अगर मैं, ठीक है, x की वैल्यू लेती हूँ, x किससे बड़ा है, -1 से बड़ा है और इक्वल है और छोटा है 0 से। अगर इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहूँ तो ये कैसे आ जाएगा, -1 की तरफ ऐसे वाला ब्रैकेट और 0 की तरफ ओपन ब्रैकेट। अब इसके अंदर देखने से हमें क्या लग रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हमें बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर देखो -1 से 0 के बीच कितनी वैल्यू है, -1.0, -1.1, 0.9, -0.8, ऐसे करते करते -0.1, क्योंकि यहाँ से हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं 0 के। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगे। इन नेगेटिव वैल्यूज के अंदर जो -0.1 है, तो क्या ये इंटीजर है, नहीं है। 0 को हम ऐड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि
इक्वल टू का साइन नहीं है जीरो के पास, तो ओपन इंटरवल आएगी। ठीक है, -1 के पास इक्वल टू का साइन है, तो -1 को हम ऐड करेंगे, -1 है। ठीक है, और -0.9 है, -0.8 है। इनमें से इंटीजर कौन सा है? इंटीजर में से फिक्स वैल्यू होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, 1 2 3 ऐसे। ठीक है, तो -1 ही हुआ ना। तो इन सब के अंदर जो सबसे बड़ा है और इंटीजर है, इंटीजर ही एक है, तो बड़ा छोटा कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूजन के लिए है। इस वाली ब्रैकेट के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ इंटीजर को देखना है। ठीक है, और वैल्यू हमेशा वही आएगी। अगर इसके बीच का कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, तो वहाँ पे मोड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? मोड ऑफ एक्स की वैल्यू -1 ही आएगी, चाहे हम एक्स की वैल्यू -0.8 रखें। ठीक है, यहाँ पे अगर एफ ऑफ -0.8 भी मैं निकाल रही हूँ, तो मेरी y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू -1 ही आएगी, क्योंकि हमने क्या लेना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है। उस वाले जो इंटरवल है उसके अंदर हमने ये देखना कि इंटीजर कौन सा ऐड है, और जो इंटीजर ऐड है इस ब्रैकेट के अंदर उनमें से बड़ा वाला कौन सा है। ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पे मोड एक्स, सॉरी जी ब्रैकेट है, इसकी वैल्यू अगर 0 आई है, इसको मैं इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ? x है ग्रेटर देन इक्वल टू तो 0 है, और लेस देन 1 है। कैसे? अब यहाँ पे तो 1 बड़ा दिख रहा है, 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 1 के पास इक्वल टू का साइन नहीं है। 0 और 1 के बीच में 0 इंक्लूड है, ऐसे, और 1 इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटीजर है जो 0 है। 0.1 कोई इंटीजर नहीं है, 0.999 कोई इंटीजर नहीं है, तो हम किसको लेंगे? 0। तो इस इंटरवल के बीच में वैल्यू हमेशा मेरी क्या आएगी? चाहे मैं 0.99 वैल्यू पुट करती हूँ x की, चाहे मैं 0.1 वैल्यू पुट करती हूँ, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। ठीक है, अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसा आएगा, देखते हैं अभी। देखो, 0 है, अगर वैल्यू एग्जैक्ट 0 है तो 0 है, क्योंकि अगर 0 वैल्यू है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 0 ऐड है, तो मैंने कौन सा सर्कल फिल कर दिया? डार्क वाला। ठीक है, -1 वैल्यू, -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में वैल्यू क्या आ रखी है? -1 आ रखी है, तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक -1 चली वैल्यू। लेकिन जैसे ही ये y को अप्रोच करता है, y इक्वल टू -1 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओपन। क्यों? क्योंकि 0 के पास यहाँ पे जो x की वैल्यू थी वो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 था और लेस देन 0 था। 0 के पास इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, लेस देन था, 0 के पास इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 के पास जो y की वैल्यू आई है वहाँ पे मैंने कौन सी लगाई है? ओपन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू रखती हूँ 1 कब आएगी? अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू तो 1 है, लेस देन 2 है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो y की वैल्यू क्या आई? मेरी 1 आई। ठीक है, x की वैल्यू मैं 1.9 लेती हूँ, यहाँ पे जस्ट 2 है, ये 1 है। x की वैल्यू मैं यहाँ पे जस्ट 2 को अप्रोच करी 1.9 लेती हूँ, तब भी मेरी वैल्यू क्या आई है? फंक्शन की 1 ही आई है। जैसे ही x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है, 2 को अप्रोच करिए, तो मेरा यहाँ से 2 के इक्वल टू अगर वैल्यू आ रही है तो क्या आ जाएगा? 2। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 3। ठीक है, लेकिन अगर फंक्शन की वैल्यू मेरी 1 आ रखी है तो 2 वैल्यू के ऊपर मेरी फंक्शन की वैल्यू 1 नहीं है, 2 के ऊपर मेरी फंक्शन की वैल्यू 2 है। यहाँ से अगर जस्ट 2 के ऊपर मैं कैसी वाली लगाऊंगी? सर्कल, ओपन सर्कल, और यहाँ से यहाँ तक की मेरी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, ऐसे। अगर नेक्स्ट वाला देख रहे हो, 2 के ऊपर मेरी वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ से वैल्यू 1 2,
2 के जस्ट ऊपर मेरी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रखी है, ठीक है। और 3 से जस्ट पहले तक, यहाँ पे मान लिया 3 है, 3 से जस्ट पहले तक मेरी वैल्यू क्या आ रखी है, 2 ही आएगी। इस वाले इंटरवल के अंदर 2 ही वैल्यू आएगी। 3 के ऊपर ओपन आ जाएगा, क्योंकि 3 के ऊपर वैल्यू 2 नहीं है। 3 के ऊपर क्या आ जाएगी, यहाँ से x क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3। इस फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 3, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 4। यहाँ से 4 और 3 के बीच में फिर ये मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से लेकर फिर 4 तक ओपन, ठीक है। और 3 पे डार्क सर्कल। तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। इसके अंदर क्या होगा, जैसे कोई फंक्शन है x से रियल नंबर के ऊपर, और x क्या है, x सबसेट है रियल नंबर का, x एक सेट है। ऐसे g कोई फंक्शन है x से रियल नंबर के ऊपर, तो इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं f प्लस g लगाती हूँ, इसके ऊपर फंक्शन लगाती हूँ, तो किसके इक्वल आएगा, f ऑफ x प्लस g ऑफ x के इक्वल। ऐसे ही माइनस के लिए होगा, और ऐसे ही किसी स्केलर की मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा, ऐसे डिविजिबल के लिए होगा। उसमें क्या हो जाएगा, डिवीजन में f ऑफ ऐसे हो जाएगा, और g ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसके अंदर ये ऐसे हो जाएगा। और एक इसके अंदर आता है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन ये एक टर्म थी इसके अंदर। क्या एक कोई फंक्शन है, इसके अंदर हम x की कोई भी रियल वैल्यू रखते हैं, तो मेरे जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो भी क्या होगी, रियल ही होगी। मतलब क्या होगा, इसकी डोमेन भी रियल होगी, और इसकी रेंज भी क्या होगी, रियल नंबर का सेट होगी, या फिर उसका कोई सबसेट होगा। अगर पूरा का पूरा रियल नंबर नहीं आता रेंज में या डोमेन में, तो क्या होगा, उसका सबसेट होगा। लेकिन होगा क्या, वो एक रियल नंबर या रियल फंक्शन ही होगा, ठीक है। ये इसके अंदर था। ये हमारी इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है 2.3 एक्सरसाइज की। कल हम करेंगे 2.3 एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको शेयर कीजिए प्लीज़। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।